जी, रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। तो अपने पिछली क्लास में कथन व पूर्वधारणा कंप्लीट किया। अब अपने शुरू करेंगे कथन व नया चैप्टर है, इसके अंदर कार्यवाहियाँ। कथन व कार्यवाहियाँ एनालिटिकल क्वेश्चन क्या है कि अपने एनालिटिकल रीजनिंग जो है ना पहले पूरी कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर 6-7 चैप्टर है। ये 5वां है, इसके बाद में 2 और बचेंगे। ठीक है, तो 5वां चैप्टर क्या है? कथन व कार्यवाहियाँ। मुश्किल है क्या? कथन ज्यादा नहीं हुए, लगभग 10 सेकंड के आसपास, 10 सेकंड के आसपास ज्यादा हो गया। कितने दिन में? अच्छा, आप ये भी सोचो 10 दिन के अंदर 5 चैप्टर कर लिए एनालिटिकल के, बहुत बड़ी बात है ये। एनालिटिकल पूरी दिन पूरा एक अलग मान लीजिए पूरी बुक होती है इसकी एक अलग। विश्लेषणात्मक रीजनिंग बोलते हैं हिंदी में इसको। स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब कौन सा कथन पालन कर रहा है? स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। सर फिर इसमें पूर्वधारणा कथन और पूर्वधारणा में अंतर क्या है बताएंगे। पहली बात तो पूर्वधारणा के अंदर मैंने बताया कि उस बात को कहने के पीछे कारण क्या रहा होगा। मैंने एक आपको ट्रिक बताई होगी कि ऐसा प्रश्न हल करेंगे तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों कहा होगा, उसके पीछे क्या धारणा रहेगी। पूर्वधारणा सबसे स्पष्ट है कि उसके जो काम कर रहे हैं उसको करने से पहले क्या धारणा रही होगी। कार्यवाही में क्या करेंगे? कार्रवाई के मतलब अंदर है कि अपने को कोई एक्शन करना है, खुद को अपने एक्शन क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संकट आके कोई घटना ऐसी घटित हो गई जिसको आपको हल करना है, तो वो कार्रवाई होगी। वो अपने क्या कार्रवाई कर रहे हैं समझे, परिभाषा समझो, उसके बाद में आपको अंदर पता चलेगा। कार्रवाई की परिभाषा समझते हैं, ऐसी कोई स्थिति या घटना ऐसी कोई स्थिति या घटना जो हमारे सामान्य जनजीवन को अंशतः या पूर्णतः बाधित करे या गतिरोध उत्पन्न करे, तो उस समस्या का निवारण करने के लिए उठाए गए कदम कार्यवाहियां कहलाएगी। एक्शन का मतलब वो नहीं है जो आजकल साउथ की मूवी में चलता है। चलिए सुनो एक बार थोड़ा सा। कार्रवाई का मतलब आपको ये परिभाषा समझ के थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो गया होगा कि कार्रवाई क्या होगी। मतलब अपने
उस स्थिति से, उस घटना से निवारण पाने के लिए जो उपाय हम खुद करेंगे वो जो है एक्शन क्या कहलाएगा, कार्रवाई। एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में चोरी हो गई है। अब चोरी हो गई है तो आप मान लीजिए पुलिस प्रशासन में है और आपको उस चोरी का निवारण करना। निवारण का मतलब उस चोर को पकड़ना है। जिस व्यक्ति के घर पर चोरी हुई है उसका सामान उस तक वापस पहुंचाना है, मिले तो, वरना अगर नहीं मिले तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो मतलब हेल्प ऐसी करनी होगी कि उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। तो आप पुलिस प्रशासन है, आप जो कार्रवाई करेंगे वही क्या होगा, कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब कार्यवाहियाँ। क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में और समझे, जैसे समस्याएं आ सकती है तो समस्याएं दो प्रकार की होगी इसके अंदर। एक तो होगी सामान्य समस्या, एक होगी गंभीर समस्या या जटिल समस्या जिसको बोल सकते हैं। सामान्य समस्या में जैसे अपने मान सकते हैं लगातार आपने अपने पूरे दिन काम कर रहे हैं और पूरे दिन काम करने के बाद में अपने को थकान महसूस हुई। थकान महसूस हुई तो अपने क्या करेंगे, एक तो उपाय ये है कि 2-3 घंटे रेस्ट करें, फिर वापस काम में लग जाएं और काम में अपने वापस फुर्ती वही आ जाएगी। तो ये एक कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि अपनी चाय वगैरह पी लें, थकान दूर हो जाएगी। इस प्रकार के अन्य उपाय भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कार्रवाई है जो कि हमारी थकान दूर करने के लिए, हमारी वापस एनर्जी वही बनाने के लिए काम में लेते हैं। अपनी समस्या गंभीर क्या हो सकती है, इससे गंभीर समस्या ये होगी जैसे आपने अपने क्षेत्र के अंदर ट्रेन दुर्घटना हो गई। ट्रेन दुर्घटना हो गई तो उसके अंदर मान लीजिए अपने आप को मानना है कि हम प्रशासन में हैं, आप जिला कलेक्टर हो सकते हैं, आप कोई राजनेता हो सकते हैं, तब उस समय आप क्या एक्शन लेंगे, तो ये गंभीर समस्या पर लेने वाली कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। सामान्य समस्या और गंभीर समस्या किस प्रकार की होगी। जब आप इस प्रकार के एक्शन लेंगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है और याद क्या रखनी है वो थोड़ा नोट कर लीजिए। आपको कोई भी निर्णय लेते वक्त नैतिकता को ध्यान रखना है। नैतिकता मतलब एथिक्स। एथिक्स क्या है, आईएएस के अंदर स्पेशल जोड़ा गया विषय। क्या हम उस विषय को पढ़ेंगे? नहीं। आज तक आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी सामान्य चीजें सीखी है, क्या गलत है क्या सही है, वही चीजें आपको नैतिकता की ओर लेके जाती है। यानी आप गलत और सही की पहचान कर पाते हैं, वो नैतिकता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सत्यता पर आधारित तथ्य। सत्यता पर आधारित तथ्य, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि आपको पता होगा नेहरू जी कैसे थे, गांधी जी कैसे थे, उनके बारे में विचार दिया आपने, अलग सुन रखी है, पढ़ रखी है, उस आधार पर वो सत्यता पर आधारित तथ्य हो जाएंगे। आपको कोई भी कार्रवाई करते वक्त कभी भी ठोस नहीं होना जब तक आवश्यकता ना पड़े। नरम व ज्यादा गहरा एक्शन नहीं लेना। नरम हो बट ज्यादा गहरा एक्शन ना हो। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। नरम हो का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, एक बार सुनो भाई, नोट बाद में कर लेना। नरम होने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो रोजाना लेट आता है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाता है। अब हमारे पास मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन ये, एक तो कठिन निर्णय ले, मतलब हार्ड निर्णय ले, और नरम ना ले, बोले कि आप कल से छुट्टी, आप घर पे रहो, मतलब उसको हटा दिया, जॉब से निकाल दिया। एक तो ये एक्शन होता है दृढ़ एक्शन। नरम एक्शन ये होता है कि वो उसका रीजन जाने की लेट क्यों आ रहा है। हो सकता है उसकी बस लेट हो रही हो सकता है रोजाना घर पर लड़ाई से लड़ाई करे और लेट हो जाता हो, है ना, बच्चे परेशान कर रहे हो, तो इस प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है। तो ऑफिस में मैनेजमेंट का काम है कि उसका निवारण करे। उसके लिए एक लिस्ट तैयार कर दे कि आप जितनी मिनट लेट आओगे, शाम को आप उतनी देर ज़्यादा काम करके जाएंगे। आधा घंटा लेट आ रहे हैं तो डेली आधा घंटा लेट तक काम करेंगे और फिर जाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ निर्णय हो सकते हैं, इस प्रकार की कार्रवाई वो कर सकता है नरम। फिर ज़्यादा गहरी नहीं का मतलब है कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करे ना, गहरी बहुत अंदर तक ना जाए, इतना भी कानून का विशेषज्ञ नहीं बनना कि सब कुछ अपने हाथ में ले लेना। तो इस प्रकार आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो अब इस पर प्रश्न करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपने कोई कार्यवाही की, कोई भी समस्या की, उस समस्या से निपटने के लिए आपने कोई कार्यवाही की तो आपको एक प्रश्न करना है
प्रश्न क्या करना है, क्या यह एक संतुलित समाधान है। पहले तो ये प्रश्न करना है, क्या इससे समस्या सॉल्व हो रही है, क्या इससे समस्या कम हुई या खत्म हुई, या तो कम हो जानी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए, कम हुई या खत्म हुई, ये प्रश्न करना है। इसके जवाब आपको दो मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है, एक तो आपका जवाब हो सकता है हाँ समस्या खत्म हो गई या कम हो गई, एक जवाब हो सकता है नहीं समस्या खत्म ही नहीं हुई या कम भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उस एक्शन को करने से, तो आपकी ये कार्यवाही निरस्त की जाएगी, मतलब कार्यवाही गलत है, कार्यवाही निरस्त हो गई। अगर आपका जवाब है हाँ समस्या कम हुई है या खत्म हुई है, तो आपके पास एक प्रश्न नया उठेगा, क्या आपने जो कार्यवाही की, क्या यह समाधान जो आपने किया संतुलित समाधान है, क्या यह समाधान संतुलित समाधान है। क्या यह समाधान संतुलित समाधान है। इसके पास भी आपने अपने पास दो जवाब आ सकते हैं, एक तो हाँ और एक ना। अगर आपका जवाब है नहीं तो आपकी कार्यवाही निरस्त हो जाएगी, आपकी कार्यवाही निरस्त हो जाएगी। फिर अगर आपका जवाब है हाँ तो आपका अगला प्रश्न होगा, क्या यह एक नई समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसमें भी आपके दो जवाब हो सकते हैं, एक तो हाँ और एक नहीं। अगर समस्या उत्पन्न कर रहा है तो आपकी जो कार्रवाई है वो निरस्त हो जाएगी, गलत कार्रवाई है। अगर नहीं कर रहा तो वो कार्रवाई सही कार्रवाई है, वो एक्सेप्टेबल है। सुनो जरा, है क्या, जब आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको कार्रवाई करते वक्त एक प्रश्न करना है अपने आप से कि क्या इससे समस्या का समाधान हुआ, या समस्या कम हुई, या तो समस्या खत्म हो गई होगी, या उससे कुछ ना कुछ कम हुई होगी। अगर आपका जवाब आ जाए हाँ तो आगे बढ़ना है, अगर आपकी समस्या कम भी नहीं हुई खत्म भी नहीं हुई तो नहीं है, तो आपकी वो कार्रवाई निरस्त हो जाएगी, मतलब उस कार्रवाई गलत कर देना। ठीक है, फिर आगे आपको एक प्रश्न और करना है, क्या यह समाधान संतुलित समाधान है, यानी आपने जो कार्रवाई की है उससे कोई दूसरा वर्ग तो प्रभावित नहीं हो रहा। अगर समाधान संतुलित है तो आगे बढ़ना है, अगर नहीं है तो वो कार्रवाई निरस्त हो जाएगी। फिर आगे क्या यह एक नई समस्या उत्पन्न कर रहा है, यानी आपने जो कार्रवाई की वो एक वर्ग के लिए तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहा। अगर उससे नई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो कार्रवाई निरस्त हो जाएगी, अगर उससे कोई भी नई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही तो वो कार्रवाई आपकी सही हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब लिखो प्रश्न। कथन लिखो, पहले ऑप्शन लिखो, क्या ऑप्शन लिख लो पहले। सब प्रश्न के अंदर आपको इन्हीं में से ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिनमें से 4 आपको मिलेंगे और सब प्रश्न के लिए ऑप्शन सेम होंगे, तो बार बार नहीं लिखूंगा, पहले लिख लो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है केवल कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करती है, केवल कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करती है। फिर लिखो बी नंबर ऑप्शन,
केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है, केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है। फिर ऑप्शन नंबर सी, केवल कार्रवाई फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर सी है केवल कार्रवाई फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर डी है न ही कार्रवाई फर्स्ट और न ही कार्रवाई सेकंड। अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर डी को कार्यवाहियां फर्स्ट और सेकंड, कार्यवाहियां फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करती है, दोनों अनुसरण करती है। लिखो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो, इसमें लिखो कथन, कथन लिखो जापान में आए, जापान में आए शक्तिशाली भूकंप से करीब 1000 लोग मृत। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप से करीब 1000 लोग मृत तथा करीब 50,000 लोग तथा करीब 50,000 लोग करीब आसपास करीब 50,000 लोग घायल अवस्था में पाए गए। रिपीट करूं, तथा करीब 50,000 लोग स्टार्टिंग से जापान में आए शक्तिशाली भूकंप से करीब 1000 लोग मृत तथा करीब 50,000 लोग घायल तथा करीब 50,000 लोग घायल, करीब 50,000 लोग घायल अवस्था में पाए गए। कार्यवाहियां लिखो, कार्यवाहियां फर्स्ट लिखो, फर्स्ट में लिखो घायलों को, घायलों को अविलंब स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। सेकंड लिखो, सेकंड कार्रवाई लिखो प्रभावित क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में सरकार को अविलंब शिविर, सरकार को अविलंब शिविर खाद्य सामग्री एवं पेयजल की व्यवस्था पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए, आपने कथन पढ़ा और उसके बाद में कार्यवाही देखी और कार्यवाही देख करके बताइए कि ये जो कदम उठाई है इस दुर्घटना को देख करके क्या उचित है क्या?
दोनों उचित है, बिल्कुल दोनों उचित है। क्योंकि जब भूकंप आया है तो एक दायित्व ये बनता है कि जब इतने लोग घायल पड़े हैं तो उनका पहले स्वास्थ्य उपचार किया जाए, तो ये पहली कार्रवाई चाहिए। फिर दूसरा ये कह रहा है कि उनके लिए शिविर लगाओ, पेयजल की व्यवस्था करो, खाद्य सामग्री की व्यवस्था करो। नॉर्मल सी बात है, जब 50,000 लोग मरे हैं, कुछ 10,000 मरे हैं, 50,000 घायल हुए हैं, तो उनके घर भी अस्त व्यस्त हो गए होंगे भूकंप में, तो उनके रहने के लिए शिविर लगाओ, उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था करो, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करो, तो ये कार्रवाई भी उचित है। ठीक है, चलो अगला लिखो, अगला प्रश्न लिखो। अब इस धारणा में, सॉरी पूर्व धारणा में और कार्रवाई में कुछ अंतर लग रहा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या कि भूकंप आने के पीछे क्या धारणा रही होगी, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे, है ना? चलो अंतर है, सभी टॉपिक में लगते एक जैसे हैं ये, है ना, बहुत अंतर है इनमें। लिखो, विश्व के शीर्ष 10 अस्वच्छ, विश्व के शीर्ष 10 अस्वच्छ 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में, आप ना किसी के साथ बैठ जाओ ताकि दूसरे कॉपी में देख कर लिखे हो कम से कम। रिपीट कर देता हूँ, विश्व के शीर्ष 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में, विश्व के देश के ना 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में अपने अस्वच्छ रहन सहन के कारण अपने अस्वच्छ रहन सहन के कारण देश पी का नाम शामिल है। देश पी का, हाँ जी, अगले लिखो, कार्रवाई प्रश्न लिखो, देश पी का नाम शामिल है, फिर आगे कार्रवाई लिखो। कार्रवाई प्रश्न लिखो, देश पी की सरकार को, देश पी की सरकार को लोगों को अपने आसपास का वातावरण आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने के लिए विशेष अभियान आरंभ, ये विशेष अभियान आरंभ करना चाहिए। कार्रवाई सेकंड लिखो, जो लोग स्वच्छता अभियान में, जो लोग स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करें, जो लोग स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करें, उन्हें अन्य लोगों को, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। चलिए, आपको कथन दिया है और कार्रवाई आपके सामने लिखी हुई है। बताइए आपको कौन कौन सी कार्रवाइयाँ सही लगती है? क्या आप
उस जगह होते तो यही कार्रवाई करते। दोनों सही है, वेरी गुड। क्योंकि कोई पी नाम का देश है जिसके अस्वस्थता के कारण अस्वस्थता लिस्ट में उसकी रैंकिंग जो है हाईएस्ट आई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए किसी देश की सरकार को क्या करना चाहिए वो आगे कथन में कार्रवाई में दिया हुआ है कि पी देश की सरकार को लोगों के अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए और सफाई रखने के लिए अभियान वगैरह लगवाने चाहिए। और आगे और कार्रवाई दी है कि जो लोग स्वच्छ अभियान से जुड़े हुए हैं उन्हें उन लोगों को जागरूक करना चाहिए जो कि स्वच्छ वातावरण में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कार्यवाहियां उचित है। आगे लिखो प्रश्न, आगे कथन लिखो। कथन के अंदर लिखो देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद, अच्छी देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्पपोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है, काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। कार्यवाही फर्स्ट लिखो, कार्यवाही फर्स्ट लिखो। सरकार को धनकर और आयकर, सरकार को धनकर और आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए आवश्यक है। सॉरी, वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए, ये लिखना आवश्यक नहीं लिखना, करना चाहिए ना। आत्मा भटक गई। सेकंड कार्रवाई लिखो। सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। चलो बताइए, कथन के हिसाब से आपने जो एक्शन लिया है वो सही है कि गलत? पढ़ो जरा एक बार, बताओ कि क्या लग रहा है। पढ़ो जरा। योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। पहला अच्छा, इधर क्या लगा है? और दूसरा दोनों सही है, वेरी गुड। सुनो जरा है
ख्याल जिनको पहला गलत लग रहा है वो सुनना एक बार। गलत क्यों लग रहा है? पहली बात तो आपने कर वगैरह बड़े बड़े शब्द सुन करके छोड़ दिया होगा, है ना। तो है क्या, देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्पपोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। मतलब देश विकसित विकास कर रहा है, फिर भी ग्रामीण इलाकों में अल्पपोषित बच्चे हैं। तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, वो आगे लिखे हुए हैं कि सरकार को धन कर और आय कर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। अब ये धन जो कर बढ़ा करके ले रहे हैं वो वंचित वर्ग के विकास के लिए ले रहे हैं तो उचित है, तो ये कार्रवाई सही हो जाएगी। अगर इसका प्रयोग कहीं और होता तो ये गलत मानी जाती। उसके आगे लिखा है सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ऐसी योजनाएं जब शुरू करेंगे तो बच्चे कम से कम पढ़ने के लिए नहीं, खाने के लिए तो आएंगे, तो शिक्षित होंगे। और जब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी तो जब आने वाली पीढ़ियों के लिए सामने ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं, क्योंकि सारी समस्याएं किस चीज़ की है, अनपढ़ता की, असाक्षरता की। जब वो साक्षर होंगे तो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी। चलो अगला प्रश्न लिखो, दोनों कार्यवाही सही है इसके अंदर। अगला लिखो, राज्य पुलिस शस्त्रागार से कथन। कथन लिखो, राज्य पुलिस शस्त्रागार से राज्य पुलिस शस्त्रागार से हथियारों की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों के शामिल होने के मामले के खुलासे के बाद कम से कम 2 पुलिस अफसरों के शामिल होने के मामले के खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है, कार्यवाही लिखो, संदेह के दायरे में है, कार्यवाही कष्ट लिखो, कष्ट में लिखो, हथियारों की अवैध बिक्री में लोगों को पकड़ने के लिए, हथियारों के अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए, शामिल लोगों को पकड़ने के लिए, हथियारों को अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। फिर अगली कार्रवाई है, राज्य पुलिस शस्त्रागार केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। चलो ये कार्रवाई कितना पढ़ो और कार्रवाइयाँ पढ़ो, बताइए कौन सी उचित है और कौन सी गलत है।
पहला सही है। आप कहाँ पर संदेह के दायरे में हैं? पहले अच्छा तो पढ़ोगे क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। बढ़िया स्लाइड चल रही है। चलो सुनो जरा एक बार है क्या। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि राज्य पुलिस शस्त्रागार से हथियारों की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों के शामिल होने के खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है। मतलब ये है कि राज्य पुलिस जो है उसका शस्त्रागार है जहाँ पर उसके शस्त्र रखे हुए हैं, वहाँ से अवैध बिक्री हो रही है शस्त्रों की। और अवैध बिक्री के संबंध में 2 राज्य पुलिस कर्मचारी हैं, वो उसके संदेह के दायरे में है। मतलब संदेह के दायरे में इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, यानी कन्फर्म नहीं है कुछ भी कि वो अवैध बिक्री कर रहे हैं कि नहीं रहे, है ना। वो कन्फर्म नहीं है कि वो कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन संदेह के दायरे में है वो। फिर उसके बाद में आगे क्या एक्शन लेना चाहिए वो आगे लिखा हुआ है कि पहला एक्शन है हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। तो ये एक उचित एक्शन है, क्योंकि जब जांच करेंगे तभी पता चलेगा कि वो शामिल है कि नहीं। अगर वो शामिल होंगे तो आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी, पहले जांच होगी, तो ये कार्रवाई सही है। फिर आगे लिखा हुआ है कि राज्य पुलिस शस्त्रागार केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो क्या केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे तो अवैध हथियारों की बिक्री रुक जाएगी। ये राज्य सरकार के अंदर में है, वो भी नहीं रोक पाई, तो केंद्र सरकार कौन सी उसके अंदर बैठ रहेगी, राष्ट्रपति महोदय। हम अपराध से पढ़ते रहेंगे। चलो ये गलत है, वो पहले वाली सही है। दूसरी कार्रवाई गलत है। लिखो आगे कथन, अगले प्रश्न का लिखो कथन। औसतन 10 से अधिक लोग, औसतन 10 से अधिक लोग राज्य में रेलवे क्रॉसिंग, राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन दुर्घटना के शिकार होते हैं। ऐसा क्रॉसिंग पर जल्दी सड़क पार करने के कारण जल्दी पार करने के कारण होता है। कार्यवाही को फर्स्ट, रेलवे अथॉरिटी को, रेलवे अथॉरिटी को सभी क्रॉसिंग को सील कर देना चाहिए। दो नंबर लिखो, सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। फ्लाईओवर देखो क्या, फ्लाईओवर नहीं देखिए कभी डॉक्टर गए तो भगवानगढ़ से आगे फ्लाईओवर बना हुआ है ना। भगवानगढ़ से ट्रेन चलते हैं तो भगवानगढ़ से आगे थोड़ा ही दूर चलते हैं फ्लाईओवर आता है जो गंगानगर से सूरजगढ़ रोड कनेक्ट करते हैं, जिसके नीचे से ट्रेन निकलती है। जैसे निकलती है ना सर। हाँ वो फ्लाईओवर, ठीक है।
फ्लाई का मतलब क्या होता है? और ओवर का मतलब ऊपर से। समझ पाए बात को? ऊपर से उड़ने के लिए जो पंख लगे होते हैं उसको फ्लाई ओवर बोलते हैं। क्लियर? दोनों गलत है क्या? चलो और बताओ भाई कोई सही है सर दूसरा। दूसरा सही है क्या? हाँ भाई ये फ्लाई ओवर क्या लिखा है? तभी क्या बेटा तो बता दिया। फ्लाई ओवर बनाए जाने चाहिए लिखा हुआ है। चलो सुनो एक बार, जिनका दूसरा गलत है, पहला गलत है, यानी दोनों गलत है, वो तो वैसे ही गलत है। और जिनका कोई बात नहीं, बात करते हैं, शायद हो सकते हैं वो सही भी हो। तो हमारे यहाँ पर दिया क्या है? एक तो ये दिया है कि समस्या क्या है कि रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दी जाने के चक्कर में 10 से ज्यादा लोग औसतन हर दिन मरते हैं। तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? लिखा है रेलवे अथॉरिटी को सभी क्रॉसिंग को सील कर देना चाहिए। अब अगर सभी क्रॉसिंग सील कर देंगे तो फिर लोग निकलेंगे कहाँ से? तो ये कार्रवाई तो गलत है। क्लियर? उसके बाद में अगली कार्रवाई है कि सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। तो जब ये जो सही कह रहे हैं उनको एक बार सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अपने ये क्रॉसिंग यहाँ पर भी है विजयनगर के अंदर, पता है ना, यहाँ पर क्या नाम अपने बाहर रोड पर निकलते हैं तो फ्लाईओवर यहाँ पर बनी है, मतलब क्रॉसिंग बनी हुई है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए फ्लाईओवर बनाया अपने, तो वो फ्लाईओवर मान के चलिए उतरेगा कहाँ पर? ये मेरे को थोड़ा सा आइडिया बताइए। लगभग विजयनगर से बाहर उतरेगा ना? मतलब अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर आगे उतरेगा। ऐसा नहीं होता फ्लाईओवर एग्जैक्ट नीचे उतरता हो, वहीं पर तो कभी नहीं उतरता। तो विजयनगर से बाहर उतरेगा। इधर माने तो लगभग 32 जीबी आगे उतरेगा, है ना? आप कभी जाना, आराम से देखना, बैठ के थोड़ी देर में जाना है ना, फिर पता चलेगा। तो आपने शायद और भी इसकी सुन लिया होगा, सूत्र वाली पौड़ियों की बात करें ना मेरे हिसाब से, उसकी बात नहीं कर रहा है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर उतरेगा वो। और अगर मान लीजिए वो विजयनगर से बाहर चला गया, तो विजयनगर का कोई नागरिक इधर सूत्र रोड पर जाना चाहता है, वो कम से कम 1.5 किलोमीटर उधर जाकर पहले फ्लाईओवर पर चलेगा, फिर इधर जाकर 1.5 किलोमीटर आगे उतरेगा, फिर वापस आएगा सूत्र रोड पर। ये करेगा क्या? तो हर छोटे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाना उचित नहीं होता, बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है और उपयोग में भी नहीं आता वो। तो ये दोनों की दोनों कार्यवाही गलत है। क्लियर है क्या? इस छोटे छोटे शहर में फ्लाईओवर बनाएंगे तो शहर वैसे तो सही है सर। कैसे सही है? वैसे बनना चाहिए ना, कैसे बड़े शहरों में तो बनना चाहिए ना। हाँ बड़े शहर में बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छोटे बड़े सारी क्रॉसिंग की बात चल रही है ना। नहीं यहाँ छोटे का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ो, लिखो अगला प्रश्न। शहर में विगत कुछ वर्षों से शहर में विगत कुछ वर्षों से शहर में विद्युत की मांग। सर फिर इन लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? लोग सुरक्षा के लिए और कोई कार्रवाई करने के लिए वो प्रशासन सोचेंगे, अपनी कार्रवाई बताइए सही कि गलत है ना। सबसे ही बनी हमें टीचर बनना है, आरएस थोड़ी ना बनना है। चलो लिखो। विद्युत की कार्रवाई ये हो सकती है कि अपने जैसे होता है ना, क्रॉसिंग से पहले 10 मिनट 20 मिनट पहले अपने बंद कर देते हैं ना, तो ये एक अच्छा उपाय है। और बंद करने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर साइड से निकलते हैं वो ना निकले ना, हाँ नीचे से निकलते वो सारी सुविधा बंद होनी चाहिए। इस प्रकार से बंद किया जाए कि वहाँ पर मच्छर भी ना निकल पाए, तो एक उपाय हो सकता है उचित, है ना। चलो लिखो आगे। शहर में विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग। चले वो तो यहाँ पर उनके सुधा के ले जाते हैं। विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। मेरे देश के पास है वो, उस एक साइड से नीचे जाता है सर, तो वहाँ पर नीचे से नहीं निकल रहा था, तो लोग ऊपर से उठा करके निकालते हैं, बेदों का लेते हैं। विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ गई है। फिर आगे कार्रवाई लिखो। सरकार को प्रति यूनिट, कार्रवाई कष्ट है, सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए। सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए।
फिर आगे देखो शहर के वैसे क्षेत्र सेकंड ईयर कार्रवाई शहर के वैसे क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पावर कटिंग की जानी चाहिए। वहां पावर कटिंग की जानी चाहिए। चलो बताओ आपको कौन सी कार्रवाई पहले नाम से सर लोग कैसे करते हैं क्या क्या लोग इसकी जैसी काटते हैं पहला ये सही अपने बड़ा भाव बता रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे आप मुझे बताओ। पहला सही है दूसरा गलत अच्छा चलो भी सुनो, है क्या, एक बार आपको बोला है कि शहर में विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है, तो एक रीजन ये है कि सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए। तो रीजन जाने बिना दर बढ़ा देनी चाहिए उचित नहीं है, क्योंकि जब दर बढ़ा देंगे तो गरीब तबके भी प्रभावित होंगे। ये हमारी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या बन जाएगी, क्योंकि इससे एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, गरीब लोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये एक नई समस्या उत्पन्न कर रहा है, ये कार्रवाई गलत है। आपको कारण जानना चाहिए क्यों ज्यादा खपत बढ़ी है। हो सकता है औद्योगिकीकरण के कारण उद्योगों में ज्यादा खपत हो रही है बिजली, तो उसके लिए ज्यादा उत्पादन करने की जरूरत है, ना कि बिजली की यूनिट बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर है? क्योंकि अगर यूनिट बढ़ा के देंगे तो उद्योगों के अंदर तो उतनी ही खर्च होगी, कम तो नहीं खर्च होने वाली। तो ये एक रीजन हो सकता है कि उद्योगों में खर्च हो रही है, तो ये गलत उपाय है। अगली कार्रवाई ये है कि शहर के वैसे क्षेत्र जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ पावर कटिंग की जानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है एग्जामिनर विजय से प्रताड़ित है, आने का माहौल देखते हैं, पहले पावर कटिंग कर देते हैं, दौर में आते नहीं है। तो ये एक उचित धारणा नहीं है, ये गलत है, उचित कार्रवाई नहीं है। पावर कटिंग करना कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे लिखो, अगला करना लिखो, वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। हाँ जी सर ये क्वेश्चन है सर। पूछो। सरकार कहती है कि पानी बचाओ बिजली बचाओ, सर बिजली बचाएंगे कैसे? बिजली बचाएंगे कैसे का मतलब ये है कि जो फ्री में अपने मतलब जब फ्री होते कोई काम नहीं कर रहे होते ना, तो उस समय भी लाइटें जलती रहती है, उस समय भी पंखे चलते रहते हैं, क्योंकि आज तो 200 यूनिट फ्री है ना, और इतना हमें बिल आता नहीं है। तो वो सर्दी में भी चलती रहेगी ऐसी, तो बंद रूम करके छोड़ दें तो उसको एक क्या है कि एक्स्ट्रा अपने जो लगा रहे हैं ना दिमाग ज़्यादा, वो वाला नहीं लगाना ना, ये करिए सरकार। तो यही उपाय है कि आप जो जब रूम के अंदर कोई नहीं है तो पंखा तो बंद कर दीजिए, 2-3 मिनट का फायदा ना उठाएं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो तो कहाँ पर थे अपने, स्वास्थ्य नहीं करते, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर रहा है। कार्रवाई फर्स्ट लिखो, सभी उद्योगों को शहरों के बाहरी हिस्सों में शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अगर ये भी 200 यूनिट फ्री करने के बजाय यूनिट का रेट दुगना कर देते ना, तो आप देखना तो सारे के सारे बिजली बचाते और सबके घर में मान लीजिए 90% लोगों के घर में सूरज लाइट आ जाती है ना। हाँ, अब भी आ गई है मेरे मतलब कुछ लोगों के घर में, तो स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
सेकंड लिखो, परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर सीएनजी से चलने वाले वाहन सीएनजी कंप्रेसिबल नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से चलने वाले वाहन बनाने के उपाय करने चाहिए। कौन सा गलत है? चलो बताओ भाई, कौन सा गलत लग रहा है आपको, कौन सा सही लग रहा है? अच्छा, पहला गलत क्यों लग रहा है आपको? क्या? जब शहरों के अंदर प्रदूषण ज्यादा है तो शहरों से जब अपने लोगों को बाहर निकालें तो प्रदूषण कम क्यों नहीं होगा? क्या वातावरण में तो वातावरण शुद्ध, आप वातावरण खराब नहीं, धुआं उड़ता, थर्मल का धुआं उड़ रहा है तो हमारे पास वातावरण खराब हो जाएगा। थर्मल खराब नहीं है तो यहाँ पर रास्ता कैसे धुआं है ना? तो आप ज्यादा कहोगे, नॉर्मल सी बात है, जब शहर के अंदर प्रदूषण है तो उद्योगों को एक उपाय है कि बाहर शिफ्ट कर दो। जैसे कि गंगानगर में एग्जाम्पल है बड़े बात, गंगानगर में चीनी मिल थी, चीनी मिल से इतना ज्यादा प्रदूषण था कि चीनी मिल के आसपास से निकलना दुश्वार था, मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत बदबू आती थी। उस क्या किया सरकार ने, चीनी मिल को बाहर शिफ्ट कर दिया, तो वो करणपुर के आसपास वहाँ पर लगा दी चीनी मिल गंगानगर में जो थी। तो ये एक उपाय अच्छा था कि जब शहर के अंदर प्रदूषण हो रहा है तो उस उद्योग को बाहर शिफ्ट करो। फिर अगला, पहली कार्रवाई सही है, और दूसरी कार्रवाई यह है कि परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर सीएनजी से चलने वाले वाहन बनाने के उपाय करने चाहिए। तो ये भी एक सही है कि जब डीजल पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो शहर में अंदर सीएनजी से चलने वाले वाहन प्रयोग करने चाहिए। तो ये एक अच्छा उपाय है, तो ये भी सही है। और सीएनजी से कुछ गाड़ियाँ चलती भी है, अभी चल रही है कुछ गाड़ियाँ सीएनजी से, सारे वाहन तो नहीं चल रहे, कुछ गाड़ियाँ चलती हैं। धन्यवाद।